6 साल की कम उम्र से पहले इंडिपेंडेंट डिवाइस मिल गया तो बाकी किसी भी बच्चे की तुलना में मेंटल इलनेस होने की संभावना लगभग 6 गुना बढ़ जाएगी। खाली बिठा दें 100 लोगों को तो उसमें 80 लोग जो है अपना मेंटल बैलेंस खो देंगे। और पूरे यूपी में 29 रैंक आई। और साइकेट्री में काम करना शुरू किया तो लगा यार ये तो एक नई दुनिया है। साइकेट्री में ऐसा मजा आया कि साइकेट्री में जाने के बाद फिर दोबारा कभी सिविल सर्विस का ख्याल नहीं आया। जैसे पागलों के डॉक्टर पागल ले आते हैं, अभी तक भी मेंटल हेल्थ को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। सैड रहना और डिप्रेस होना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं कहता हूँ गुस्सा करना बुरा नहीं है, ये नॉर्मल सैडनेस नहीं, ये डिप्रेस है। कुछ अजीब चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाएं जिसको हम लोग कहते हैं सुसाइड। खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति का सॉल्यूशन होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी परिस्थिति में हर बच्चा बीमार हो जाएगा। अगर डाइवोर्स नहीं भी हो रहे, कितने पति पत्नी हैं ये कह सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छा रिश्ता निभा पा रहे हैं। कभी रील का इंटरप्रिटेशन करके देखें तो वो क्या चीज़ एक्साइट कर रही है बच्चों को, या तो एग्रेशन या सेक्सुअलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। यहाँ पर इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को जिन पर लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। और आज हमारे साथ हैं लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जानकार एक्सपीरियंस्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी, जो कि KGMU में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साइकेट्री में कई दशकों का अनुभव रखते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू मुझे सर, इनवाइट करने के लिए आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपका करियर एज एन साइकेट्री में ही क्यों स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ सर? जी देखिए, वैसे तो ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़्यादातर पढ़ने लिखने में रुचि रही और अच्छे बहुत स्टूडियस स्टूडेंट थे। और स्टूडियस स्टूडेंट होने के नाते जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने भी पाला करते थे और उनको मतलब फॉलो करने के लिए पूरी कोशिश करते थे। मैंने MBBS कानपुर से किया। कानपुर में देखिए, मेंटल हेल्थ की मेडिकल कॉलेज में हमारे समय पर लगभग नगण्य सुविधाएं थी। केवल एक सिंगल OPD चलती थी जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स का जाना लगभग नेग्लिजिबल था। मतलब हम अपने पूरे MBBS के दौरान शायद एक बार उस OPD में गए होंगे। मैं ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मेंटल हेल्थ या साइकेट्री से कोई नाता नहीं था जब तक मैं MBBS में था। MBBS की पढ़ाई करते समय एक मन में इच्छा रहती थी, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हैं, घंटों बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये ख्याल आया मन में कि हम भी जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे और सिविल सर्विस के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अपने कैरियर को सिक्योर करने के लिए प्लान ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट लेना इम्पोर्टेंट है। तो तैयारी करी और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे नंबर आए एंट्रेंस एग्ज़ाम में और पूरे यूपी में 29 रैंक आई। बहुत सुंदर, जो कि मेरी उम्मीदों से ज़्यादा थी और वो बेस्ट रैंक थी मेरे कॉलेज की उस साल। मतलब इंक्लूडिंग जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट लोग दे रहे थे उनको भी। अब मैं तो इस कल्पना में बैठा था कि मुझे तो ऐसी ब्रांच चाहिए जो बिल्कुल कूल हो, काम हो, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकूं निर्बाध और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मेरी रैंक ऐसी थी कि मुझे सब कुछ मिल सकता था, कोई भी ब्रांच। तो अब फैमिली तो पीछे पड़ गई कि भाई आप पीडियाट्रिक्स ले लो, ऑर्थोपेडिक्स ले लो, सर्जरी ले लो, जो प्राइम ब्रांचेस होती हैं मेडिसिन में इन जनरल। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि कोई मुझे रिलैक्स ब्रांच चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए PG के समय जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो मेरे साथ एक और लड़का था, हम 2 लोग मिलकर पढ़ाई करते थे। मैं अक्सर कहता था कि मैं सर्जरी ले सकता हूँ अगर मुझे मेडिसिन में ही आगे काम करना होगा, और वो कहता था मैं साइकेट्री लूँगा। लेकिन देखिए, कुछ ऐसा संयोग बना कि जिस तरीके की रैंक्स आई PG में और जो चेंजेस हुए, मैंने साइकेट्री ले ली ये सोचते हुए कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, और उसने सर्जरी ले ली जिस तरीके की रैंक और जिस तरह की परिस्थितियाँ आई। तो लेकिन ये है कि उसके बाद की जीवन की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि जैसे ही साइकेट्री ज्वाइन किया और साइकेट्री में काम करना शुरू किया तो लगा यार ये तो एक नई दुनिया है, जो कि पहले जिसका कोई अनुभव नहीं था। और जो मेरे बेसिक
इंटरेस्ट जो किसी इंसान के होते हैं, जैसे कि मैं भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड था, और मुझे लगता है हर व्यक्ति दुनिया का ब्रेन की फंक्शनिंग में, रिलेशनशिप्स में, लोगों के नेचर में, कि हमारे आसपास के लोग जो बिहेव करते हैं वो क्यों बिहेव करते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, इस तरह की चीज़ों में रुचि होती है। तो इन सब बातों की जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी, और साइकेट्री में ऐसा मज़ा आया कि साइकेट्री में जाने के बाद फिर दोबारा कभी सिविल सर्विस का ख्याल नहीं आया। और मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली और प्राउडली इस बात को कह सकता हूँ कि अभी साइकेट्री में मुझे 21 साल हो गए हैं। ये 21st ईयर है, 2004 में मैंने एंट्री करी। मुझे इस बात का कभी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने इतनी अच्छी रैंक पर साइकेट्री क्यों उठा ली। मुझे और किसी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, या मैंने अपने सिविल सर्विस के सपने को परस्यू नहीं किया। आई एम एंजॉयिंग साइकेट्री एंड आई स्टिल कंसीडर दैट दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। जब आपने सेक्रेटरी चुना था उस टाइम पर सेक्रेटरी क्या हालत थी, मतलब लोग क्या सोचते हैं सेक्रेटरी के बारे में? देखिए, साइकेट्री इन जनरल एक बड़ी मतलब उसमें डिफरेंट तरह के कंसेप्ट्स हैं। ये जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 20-25 साल पुरानी बात है कि जब हम साइकेट्री जब मैंने सेलेक्ट करी तो पहली बात तो सारे मेरे बैचमेट जो है बिल्कुल अचंभित हो गए कि वो लड़का जिसकी बेस्ट रैंक आई है हमारे कॉलेज में, उसने साइकेट्री ले ली। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एवरीबॉडी। प्लस परिवार वाले नेचुरली नाखुश थे, उनको लग रहा था कि कोई बेहतर और दूसरी तरह की ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे भी साइकेट्री के बारे में उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। तो जो कॉमन परसेप्शंस थे साइकेट्री के कि भाई तुम ये ब्रांच ले रहे हो जिसमें कि तुम मेंटली इन लोगों को देखोगे तो उसका असर डॉक्टर पे पड़ जाता है, डॉक्टर भी जो है बीमार हो जाता है, जैसे जी। पागलों के डॉक्टर पागल हो जाते हैं। आपने सुनी होगी इस तरह की बातें, तुम्हारी अच्छी शादी नहीं होगी, जो है लोगों से दुनिया से कट जाओगे, बाकी डॉक्टर नहीं समझेंगे, इस तरह की बातें मैंने भी सुनी। और हालांकि मैं फिर से मतलब ये कह रहा हूँ कि मुझे जीवन में कभी इन सब बातों को सुना तो मैंने, लेकिन इन बातों को कभी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और मैंने ये पाया कि इनमें से कोई भी जो मतलब जो जानकारियाँ मुझे दी गई वो सच नहीं थी। मतलब आई फॉर्चुनेट टू गेन रिस्पेक्ट ऑफ माय प्रोफेशनल कलीग्स रादर, कि मैं चूँकि ऐसी परिस्थितियों को डील करता और उनके जीवन में उनके परिवार के ऐसे लोगों को सही किया जो शायद और नहीं हो सकता, तो आई थिंक कि मुझे शायद बाकी और मेडिकल कलीग्स की तुलना में ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत सुंदर। प्लस समय के साथ जो है साइकेट्री की समझ में और साइकेट्री के बारे में इन जनरल दुनिया में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। लगभग सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस बारे में बात करती हैं। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि कुछ साल पहले WHO ने ये मतलब अपने मेन स्लोगन की तरह अडॉप्ट किया कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, कि अगर आप जीवन में किसी भी तरह के स्वास्थ्य की बात करते हैं और उसमें अगर मानसिक स्वास्थ्य का पहलू आपने इन्वॉल्व नहीं किया तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। चाहे वो कैंसर केयर हो, चाहे वो डायबिटीज़ की केयर हो, चाहे वो आर्थोपेडिक की बात हो, चाहे वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो WHO जैसी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात को फील करती है और सारी साइंटिफिक कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस इस तरह से मूव कर रही है कि अगर आप मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को अपनी प्लानिंग में, अपनी इम्प्लीमेंटेशन में, अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपका किसी भी तरह का किसी भी बीमारी से संबंधित प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये बड़े पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात है। इंडिविजुअल लाइफ में भी जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, देखिए आप अपने व्यक्तिगत अनुभव को देख सकते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को देख सकता हूँ। जैसे ही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ की पूरी होने लग जाती हैं, हमें रहने के लिए सुरक्षित घर मिल जाए, हम इतने पैसे कमाने लग जाए कि हमारी बेसिक सिक्योरिटी लगभग कम हो जाए और हम वो सब चीज़ें खरीद पाने में सक्षम हो जो कि हम खरीदना चाहते हैं, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपके और हमारे लिए? मानसिक स्वास्थ्य, हमारा खुद का मानसिक स्वास्थ्य और हमारे आसपास के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि हमारे जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण ही इस बात से होता है कि हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य को कितने बेहतर तरीके से संभाला हुआ है और हमने अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार, कैसे रिश्ते, कैसे ताल्लुकात रखे हुए हैं, जिससे कि
हमारे और उनके मेंटल हेल्थ में बेनिफिशियल चीज़ें हों। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सर थोड़ा बताइए कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है जी और ये फिजिकल हेल्थ से किस तरीके से डिफरेंट होता है या सिमिलर होता है? बिल्कुल। देखिए ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है, जो कि ज़्यादातर मतलब मैं कहूँगा कि साधारण लोग, यहाँ तक कि ज़्यादातर डॉक्टर्स भी इस बारे में पूरी तरह से परिचित नहीं होते। डॉक्टर्स क्यों परिचित नहीं होते? क्योंकि अभी तक भी मेंटल हेल्थ को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। तो जितने भी MBBS डॉक्टर्स हैं वो MBBS के बाद अपनी डिसिप्लिन में चले गए। पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिक्स वाला पीडियाट्रिशियन बन गया, कोई ऑर्थोपेडिशियन बन गया, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बन गया, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बन गया, लेकिन उनको मेंटल हेल्थ फील्ड का एक सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है। पहली बात तो हेल्थ में एक बड़ा डायलेमा ये है कि अक्सर जब डॉक्टर अपनी तरफ से स्वास्थ्य को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा डायलेमा आता है, क्योंकि हम एक्सपर्ट किस चीज़ के हैं? हम एक्सपर्ट हैं मेंटल इलनेस के। बिल्कुल सर। कोई भी डॉक्टर एक्सपर्ट होता है बीमारियों का, जब हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अभी जब आप शब्द यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ को डॉक्टरों के नज़रिया क्या है मेंटल हेल्थ का? अगर आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। Exactly. लेकिन ये एक बहुत ही बायस्ड, फ्लॉप साइडेड और मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग है मेंटल हेल्थ की। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी। अब ये परिभाषाएं देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई। जैसे कि आपने शायद सुना होगा कि एक बहुत ही फेमस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रहे हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने मेंटल हेल्थ को परिभाषित करने की कोशिश करी और कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हु कैन लव एंड वर्क इज़ हेल्दी, मेंटली हेल्दी। कि कोई भी इंसान जो अपना काम अच्छे से कर पाए और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को प्यार कर पाए, वो मानसिक तौर से स्वस्थ है। अब ये भी डेफिनेशन देखिए फिलोसफिकल डेफिनेशन तो लगती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्टिल बहुत लिमिटेड है। तो और बहुत सारे लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश करी, और अभी जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जिसको WHO और इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस रिकॉग्नाइज करती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर हम किसी को ये कहें कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान्य जीवन की उलझनों को, डेली लाइफ की मतलब सिचुएशन से अच्छे ढंग से कोप अप कर पाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल आएगी, कभी हमारा काम अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा, कभी हमारे रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, कभी गड़बड़ाएंगे। तो हम अच्छे ढंग से कोप अप कर पाए उनसे। हम इस सोसाइटी में, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाए। क्योंकि जब हमारी पर्सनल नीड फुलफिल हो जाती है तो हर इंसान, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने समाज को कुछ दे पाएँ। तो ये मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा पहलू है। और तीसरी बात है, हम अपने रिश्तों को और अपने आसपास के लोगों से अपने व्यवहार को संयमित और संतुलित रख पाए। तो अगर इस तरह की परिस्थिति कोई व्यक्ति कर सकता है जीवन में, तो हम कहते हैं कि वो रीजनेबली मानसिक तौर पर स्वस्थ है। और डॉक्टर के नज़रिए से ऑब्वियसली कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और पूछे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है मेरा, तो हम असेस करेंगे कि भाई आपको जो कॉमन मानसिक बीमारियां हैं वो तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम कह सकते हैं आप मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। अब आपके सवाल का एक दूसरा पहलू था कि क्या ये फिजिकल हेल्थ से डिफरेंट है। तो देखिए, मैं इस सवाल के 2 लेयर हैं, तो दोनों लेयर्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो एक बात ये समझने की कि ब्रेन, जहाँ से मानसिक बीमारियाँ उपजती हैं, वो भी बॉडी का पार्ट है। बिल्कुल सर। ठीक है, ब्रेन वैसा ही बॉडी का पार्ट है जैसे कोई दूसरा, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है। उन सबके अपने काम करने के तरीके हैं। तो अगर उस अंग में प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड डिसफंक्शन होते हैं। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो ब्लड की पंपिंग से रिलेटेड सिस्टम गड़बड़ाएंगे। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो भाई आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि वो उस सिस्टम को मैनेज करता है। अब ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन का वो पहलू जो साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न है, वो क्या करता है? सोचता है, थिंकिंग।
इमोशंस, भावनाओं को अप्रिसिएट करता है और एक्सपीरियंस करता है, रिश्तों को जांचता परखता है और रिश्तों में किस तरीके से हमें पार्टिसिपेट करना है इस बात को ध्यान देता है, और इस पूरी दुनिया के बारे में हमारी क्या सोच है उस सोच के बारे में निर्णय बनाता है और उसके आधार पे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम साइकियाट्रिस्ट दिमाग के इस पहलू से संबंधित परिस्थितियों पर काम करते हैं। और दिमाग का जो ये पहलू है, देखिए बाकी अंगों से कैसे डिफरेंट है। आपके पड़ोसी ने आपसे क्या बोला या आपकी पत्नी ने आपको शाम को क्या कहा, उससे आपके किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। आपके इंटेस्टाइन डायरेक्टली इस बात से इम्पैक्ट नहीं हो रही कि आपके ऑफिस में इस बात का खतरा है कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है। जी, लेकिन आपका ब्रेन इन बातों से इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट आपके इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है। तो वो इन्वायरमेंट से उस पर फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ रहा है तो सामाजिक परिस्थितियों का मानसिक स्वास्थ्य पर एक बहुत गहरा असर होता है। तो एक लिहाज से मानसिक बीमारियां भी पूरी तरीके से शारीरिक बीमारियों जैसी हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियों में भी जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रेन में कुछ न कुछ फिजिकल डिफेक्ट की गड़बड़ी, कि ब्रेन वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई रसायन कम बन पा रहा, कोई न्यूरॉन जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, कोई सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में गड़बड़ है, कोई रिसेप्टर घट गया है, बढ़ गया है। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो जनरल पब्लिक को मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई न कोई इस तरीके की संरचना में गड़बड़ी या उसके फंक्शनिंग में कुछ डिफेक्ट है जिससे कि हमारी सोच में, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। मतलब केमिकल लोचा है दिमाग में कुछ ना कुछ, ऊपर नीचे हुआ थोड़ा बहुत। अब ये मूवीज ने इस टर्म को प्रचलित किया है, लेकिन बात आप बहुत सिंपलिस्टिक मेटाफर यूज करने की कोशिश करें तो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लेवल्स पर कुछ कुछ गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन फिर दूसरी बात ये, मैं फिर से इसको क्लियर करने के लिए केवल दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये फिजिकल लेवल पे तो गड़बड़ी है, लेकिन चूंकि ब्रेन ऑर्गन ही ऐसा है जो हमारे आसपास की सामाजिक परिस्थितियों से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसलिए समाज की जो भी परिस्थितियाँ, कि मेरी पत्नी से मेरा रिश्ता कैसा है, मेरा बच्चा आजकल कैसा बिहेव कर रहा है, मेरे जॉब में चीज़ें कैसी चल रही, वो सब मेरे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य शरीर से, शरीर की प्रक्रिया से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन हमारे आसपास के सोशल मिलियू और पर्सनल रिलेशनशिप से भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है। सर अगला सवाल था कि सैड रहना जी और डिप्रेस होना, जी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बिल्कुल। तो देखिए, ये समझना कि जो मानवीय भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो सारी मानवीय भावनाएं और इमोशंस बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है। आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंसान को देखें तो आप ये सब हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ जो है 4.8 बिलियन ईयर से है, और जो है जो लाइफ है वो 3.8 बिलियन ईयर से है, और इंसान जो है वो करीब 2500 साल से जो है हमारे ब्रेन का और बॉडी का इवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग इस सर्वाइवल प्रोसेस को झेल पाए और हम टॉप ऑफ द इवोल्यूशनरी चेन पर है इस समय इंसान। ठीक है। हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत कम है। हम लाइन के सामने खड़े हो जाए हम कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाथी के सामने हमारी फिजिकल पावर कोई वैल्यू नहीं करती। पानी के अंदर है और मगरमच्छ हमारे सामने आ जाए तो हमारी चींटी बराबर भी ताकत नहीं उसके सामने। लेकिन हमारी क्षमता क्या है? हमारा ब्रेन सर, ब्रेन। तो इस ब्रेन की क्षमताओं में जो इमोशंस हैं उन्होंने बहुत ही यूजफुल भूमिकाएं निभाई हमारे इवोल्यूशन में। ठीक है। अब उसमें सारे सर्वाइविंग इमोशन जो है हमारे लिए यूजफुल है। कोई भी इमोशन बुरा नहीं है। हमारे मरीज आके हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं गुस्सा करता हूँ, क्या है बुरा है? मैं कहता हूँ गुस्सा करना बुरा नहीं है, दुखी होना बुरा नहीं है, जेलस होना बुरा नहीं है। ठीक है। ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं जिनकी कोई लाइफ में यूटिलिटी है, इसीलिए आज तक सर्वाइव किए 2500 साल तक। जी 2.5 लाख साल तक। ठीक है। लेकिन ये इमोशन तब तक वैल्यूएबल है जब तक ये आपके सर्वाइवल प्रोसेस को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ बुरा किया अपनी पत्नी के साथ, अपने ऑफिस में, उस बुरा होने के बाद आपको दुख ना हो तो फिर आप एज ए ह्यूमन बीइंग मैच्योर कैसे होंगे? आप अपनी गलतियों से सीखेंगे कैसे? अगर एग्जाम आपका आने वाला है और आपको घबराहट ना हो तो आप बताइए आप पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे सर। सही नहीं करेंगे। अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, कोई आपके घर के सामने जो है कूड़ा डाल देता है, कोई आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार देता है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है,
तो क्या आप इस सोसाइटी में अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो ये सारे इमोशन बहुत ही यूज़फुल भूमिका निभाते हैं। प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब ये इमोशंस अगर कभी किसी परिस्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लाइफ में डोमिनेट करने लग गए। तो सैडनेस बुराई नहीं है, सैडनेस का होना अच्छा है। उस सैडनेस को आपको वैल्यू करनी चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान बिना वजह सैड रखने लग जाए, वो सैडनेस लगातार परसिस्ट करती चली जाए, उस सैडनेस की वजह से वो सामान्य ज़िंदगी जीने में उसको तकलीफ होने लग जाए, उसे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, उसे उसकी उम्मीदें ख़त्म होने लग जाए, उसके जीवन का उत्साह चला जाए, वो अपने भविष्य के बारे में भी निराश हो जाए, और ये सैडनेस उसके रोज़मर्रा के बायोलॉजिकल फंक्शन जो है, उसकी नींद को प्रभावित करने लग जाएं, उसकी भूख को प्रभावित करने लग जाएं, उसकी सेक्सुअल एबिलिटीज़ को प्रभावित करने लग जाएं। तो अगर ये परिस्थिति उसके नींद को प्रभावित करने लग जाए, उसकी भूख को प्रभावित करने लग जाए, उसके सेक्सुअल फंक्शनिंग को प्रभावित करने लग जाए, तब फिर हम कहते हैं कि ये नॉर्मल सैडनेस नहीं है, ये डिप्रेशन है। ठीक है। अब यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अक्सर जो सामान्य जनता है या यहाँ तक कि डॉक्टर भी है, जब भी आप कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे डिप्रेशन है या मेरी सैडनेस बहुत लंबे समय तक रह रही है, तो वो हमेशा पूछते हैं सवाल कि तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें बिजनेस में लॉस हुआ है, क्या तुम्हारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा होने से भी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है या डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी है, ये बिना किसी पारिवारिक या जीवन से जुड़े हुए कारण से भी हो सकती है। हम लोग ऐसे बहुत सारे मरीजों को ट्रीट करते हैं जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका बिजनेस बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, उनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल अच्छे तरह से चल रही है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर डिस्फंक्शन होने की वजह से कि वो केमिकल नहीं बन पा रहा, जैसे थायराइड में थायराइड नहीं बन पा रहा, डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन नहीं बना पा रही बॉडी, तो आपको डायबिटीज़ हो गया। बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि डिस्फंक्शन केवल बायोलॉजिकल लेवल पर हो, केवल जो न्यूरोकेमिकल जितनी मात्रा में बनना है या रिसेप्टर या सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की गड़बड़ी हो, फिर भी किसी इंसान को डिप्रेशन पैदा हो सकता है। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो समाज में देखने को मिल रहा है वो है ओवर थिंकिंग। जी सर, ओवर थिंकिंग मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम है या मतलब एक आदत होते होते बीमारी बन जाती है? मतलब थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए प्लीज। जी, तो हम जैसे कह रहे थे कि ब्रेन जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन से बना है। जी सर। ठीक है। और उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जैसे आपने अगर कंपनी बनाई तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, सबको बताते हैं ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। यस सर। ये जो ह्यूमन थिंकिंग है ये ब्रेन का बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये ब्रेन का 24 घंटे का काम है। ठीक है। हमारा हार्ट जिस क्षण हम पैदा हुए माँ के पेट में, बाहर दुनिया में आए भी नहीं, जिस क्षण हमारी बॉडी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई, हमारा हार्ट ने पंप करना स्टार्ट कर दिया। और जब तक जीवन है हमारा, हमको कोई डेट तभी डिक्लेयर करता है जब हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है। ठीक है। सेम थिंग गोज विद ब्रेन। ठीक है सर। हम कंसिस्टेंटली थिंकिंग प्रोसेस किसी भी इंसान का ऑन रहता है। ठीक है। अब आपका सवाल कहाँ से निकल रहा है? ओवर थिंकिंग। सवाल वहाँ से निकल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो उसको तकलीफ देने लग गए, जिन विचारों की वजह से उसको परेशानी होने लग गई, वो विचार उसको दुखी बना दे रहे हैं, उसमें गुस्सा पैदा कर दे रहे हैं, उसमें ईर्ष्या भर रहे हैं, उसमें बदले की भावना भर रहे हैं, तो वो विचार जो तकलीफ देने लग गए, अब वो इंसान सोचता है मैं ज़्यादा सोचने लग गया। सोच तो हम आप भी रहे हैं, या जिसको कोई तकलीफ नहीं है कि वो लगातार ब्रेन बिना चले हम एक सेकंड का जीवन नहीं चला सकते। सर। अगर हम एक कदम से दूसरा कदम रखें, उसमें भी ब्रेन चलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो अगर ब्रेन नहीं चल रहा है तो फिर यू आर नो मोर। तो जो थिंकिंग है वो एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है ब्रेन का। ब्रेन जागते सोते दोनों तरह समय एक्टिव रहता है। सोते समय बस हमको उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रहती। इट इज़ जस्ट लाइक हार्ट। ठीक है। तो जिस चीज़ को लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं वो थॉट्स हैं जो उनको तकलीफ देने लग गए। ठीक है। अब ये अवेयरनेस किसी इंसान में पैदा होना कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं और किन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे थॉट प्रोसेस से हमको तकलीफ़ ना हो। जब इंसान ये समझने लग जाता है तो उसका जीवन
ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नहीं सर, मेरा जो कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन था ना सर, वो ये था कि ओवर थिंकिंग कभी कभी क्या होता है ना, हम नॉर्मल जब थिंकिंग हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है तो हम मल्टी डायमेंशन में सोच रहे होते हैं जी कभी कभी क्या हम यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं जी हम अपने आसपास चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो है वो बीमारी की तरफ इशारा करता है सर कुछ। ठीक, अब फिर से मैं जो आपने बात कही बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों का पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि देखिए ये एक कंटेक्स्ट में ये बहुत यूज़फुल चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, यस सर, ठीक है, तो जब तक आप अपने सारी मेंटल एनर्जी को फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप भूलेंगे नहीं सब कुछ सर, कि मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त क्या शादी है तो क्या कर रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कुछ क्षणों के लिए कुछ देर के लिए आपको अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तभी आप वो काम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सवाल का मैं फिर से समझ रहा हूँ कि मेन वो क्वेश्चन कहाँ से अराइज कर रहा है, जब लोग प्रॉब्लमेटिक थॉट उनके मन में डोमिनेट करने लग गया, उनको उनके बॉस ने कुछ कह दिया, अब उन्हें लगा कि मुझे इग्नोर कर दिया गया, मेरे कलीग को फेवर कर दिया गया, और वो थॉट डोमिनेट कर रहा है, लगातार वही चीज़ चल रही है आगे पीछे। अब इंसान कुछ नहीं सोच पा रहा, प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पा रहा, किसी अच्छी चीज़ को जो है रियलाइज नहीं कर पा रहा। तो जब इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस किसी इंसान पर डोमिनेट कर जाती है तो उसको लोग ओवर थिंकिंग के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जो है प्रॉब्लमेटिक थॉट पैटर्न है, और वो नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस तरह का अनुभव भी करते हैं। और अगर लंबे समय तक और कंसिस्टेंटली चलता रहे और इंसान उसको बिल्कुल भी कंट्रोल न कर पाए, और जैसे हमने पहले बोला था कि उस चीज़ को अगर इंसान जो है वो उसके रोज़मर्रा के जीवन पे फ़र्क डालने लग जाए, उसकी फिर वही नींद भूख गड़बड़ाने लगे, उसकी जीवन में वर्क करने की एबिलिटी इम्पेयर्ड होने लग जाए, तो फिर वो बीमारी हो सकती है। और थिंकिंग से रिलेटेड कुछ और बीमार, जैसे कि हम लोग डिप्रेशन की बात कर रहे थे, वैसे थिंकिंग से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो यूजुअली हम लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्लब करते हैं। जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या एक ही स्पेसिफिक तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो हो सकता है ओसीडी, या इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। सर यूजुअली हम क्या करते हैं, ईयरली ब्लड चेकअप वगैरह कराते हैं हम लोग, ये आदत में होता है। तो क्या हमें ईयरली कंसल्ट भी करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट से कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, अपने हम उनको थॉट पैटर्न्स को बताएं उनको, या मतलब आपको लगता है ये होना चाहिए सर? देखिए, अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं एक कॉमन ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ये कॉमर्शियल एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है भाई। किसी भी व्यक्ति को मैं ये कहता हूँ डॉक्टर के पास केवल तब जाना चाहिए जब उसको तकलीफ हो, ठीक है। वो अब लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि तकलीफ का हम निर्धारण कैसे करेंगे, हमको कब तकलीफ है। तो मानसिक स्वास्थ्य में इंसान को अपनी तकलीफ का निर्धारण तब करना चाहिए जबकि कोई ऐसे लक्षण उसको नज़र आ रहे हो अपने आप में या अपने आसपास के लोगों में जो कि परेशानी की तरफ इशारा करते हैं। तो वो क्या लक्षण हो सकते हैं, उसको लार्जली मैं आपके सुनने वाले लोगों के लिए 2 सिंपल तरीकों में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। एक तो जो होती हैं कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में अमूमन हम लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या साधारण मानसिक परिस्थितियों के बारे में उनको क्लब करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में लक्षण अमूमन ये होते हैं कि व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा दुखी रहने लग गया और वो दुख उसका लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है। व्यक्ति जो है घबराहट या डर वाले विचार कंसिस्टेंटली उसको आ रहे हैं और उसकी वजह से वो अपने जीवन में ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर वो लगातार असंतुष्ट बना रह रहा है, या फिर वो लगातार जो है डिस्ट्रेस या परेशानी महसूस करता जा रहा है। ये उसके रिश्तों में फ़र्क डाल रही हैं, उसके सामान्य जब नींद और भूख में गड़बड़ी होने लग जाए, सेक्सुअल फंक्शनिंग में गड़बड़ी होने लग जाए, तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं कि ये चीज़ जो है एक सिग्निफिकेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को इन इंडिकेटर्स का ध्यान रखना चाहिए, और जब इन इंडिकेटर्स में उसको
अपने आप में अपने आसपास के लोगों में गड़बड़ी नज़र आए तो ज़रूर उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। रूटीन रिकमेंडेशन बहुत अभी जैसी हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रूटीनली डॉक्टर के पास जाएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के लिए कहें। ठीक है। लेकिन डाउट हो और आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं और ये जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही, तो फिर देर करने में अच्छा नहीं है। आपको ज़रूर जाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कन्फ्यूज़न एक्चुअली इसलिए भी अराइज करते हैं कि सिम्टम, ये सारी जो सिम्टम है बहुत बार सटल होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब तक आप अपनी तकलीफ मुझे ना बताएं तब शायद मुझे अब पता ना चल पाएगा। आपकी पत्नी भी शायद पूरी तरीके से इस बात का अंदाज़ा ना लगा पाए कि आप परेशान रह रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति को खुद इन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरी तरह की परेशानियां मैंने बताई वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें गंभीर मानसिक रोग आते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स उसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन या गंभीर ओसीडी जैसे रोग को क्लब किया जाता है। तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में लक्षण इस तरीके के हो सकते हैं कि व्यक्ति को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाएं, आवाज़ें सुनाई पड़ने लग जाए जो वास्तव में नहीं है, उसको खतरा मालूम पड़ने लग जाए कि मेरे आसपास के लोग जो है मेरा नुकसान करना चाहते हैं, मेरे लिए साजिश रच रहे हैं, या फिर मूड में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होने लग जाए कि नॉर्मल जितना कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति में रहता है उससे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में गलत निर्णय लेने लग जाए कि बिना वजह ऐसी चीज़ें खरीदने लग जाए जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे कमिटमेंट करने लग जाए जिनको वो ऑनर नहीं कर सकता, लड़ाई करने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, बिना सोए कई दिनों तक काम करता रहे, बिना अनावश्यक रूप से लोगों से संपर्क करने की कोशिश करे ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर जो है बिल्कुल अलग थलग हो जाए, बिल्कुल गुमसुम हो जाए, सबसे मिलना जुलना बंद कर दे। तो इस तरह के जो भी परिवर्तन होते हैं वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के इंडिकेशंस हो सकते हैं और ऐसी परिस्थिति नज़र आए तो भी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और एक मानसिक स्वास्थ्य में देखिए एक ही इमरजेंसी है हमारे लोगों के लिए जिसको हम लोग कहते हैं सुसाइड। वो एक गंभीर मानसिक परिस्थिति होती है। हालांकि सुसाइड में हमेशा मानसिक बीमारी इन्वॉल्व हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सुसाइड इम्पल्सिव या जीवन और परिवार की परिस्थितियों से जुड़ी हुई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो इतना गंभीर रूप से हताश और निराश है, जो अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचने लगा है, उस व्यक्ति को ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए और हेल्प सीख करनी चाहिए। और मैं आपके जरिए लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर नकारात्मक या खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति का सॉल्यूशन होता है। सुसाइड देखिए, सुसाइड करके कोई अपना पेन ख़त्म नहीं करता, वो अपने पेन को केवल अपने आसपास के लोगों में ट्रांसफ़र कर देता है। जी आपने अपना बहुत सारे लोग सुसाइड इस वजह से सोचते हैं कि मैं बहुत मुश्किल में जी रहा हूँ, मुझे इतने तरह के कष्ट हैं, मुझे इतनी तरह की समस्याएं हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा, लेकिन आपने अपना कष्ट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो पेन ट्रांसफ़र कर दिया अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य पर। तो ये कोई समझदारी भरा रास्ता नहीं है। हर समस्या का समाधान है, और अगर मानसिक परिस्थिति की वजह से मन में ये विचार आ रहा है तो मानसिक बीमारियों का इलाज पूरी तरीके से संभव है और हर गंभीर से गंभीर मानसिक परिस्थिति का समुचित और सफल इलाज किया जा सकता है, जितनी इस समय साइंस इवॉल्व कर चुकी है उसके आधार पे। सर, आज की जनरेशन ज़्यादा परेशान है या ज़्यादा समझदार हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है मेंटल हेल्थ को लेकर के? जी, इसमें देखिए दोनों ही बातें हैं। ठीक है। पहला मसला ये है कि देखिए हमारा जो जीवन जीने के तरीकों में पिछले कुछ सदियों में बहुत परिवर्तन आए हैं। जी सर। ठीक है। हमारे परिवार की संरचनाएं बदल रही हैं, हमारे जीवन की उम्मीदें बदल रही हैं, रोज़मर्रा के जीवन जीने के तरीके बदल रहे हैं। तो इससे हमारे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो रहे हैं,
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फैल रही है। अब वो सारी सुख सुविधाएं हमारे और आपके पास मौजूद हैं जो आज के 300 साल पहले शायद किसी राजा के पास भी नहीं होती होंगी। सर वैसे कपड़े, वैसे जूते, वैसे खाने हमको अवेलेबल हैं जो कि पहले जो है कोई बिलीनियर भी होगा अपने टाइम का, उसको अवेलेबल नहीं होता होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो जीवन की परिस्थितियां बदली, जैसे परिवारों का विघटन होने लग गया, और जो है जो परिवार बचे भी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, उसमें सारे लोग एक फास्ट और बिजी लाइफ जी रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ में वक्त बिताने का समय, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने का समय कम हो गया। तो इसमें कुछ वल्नरेबल लोगों पर इसका असर पड़ता है, खासकर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट पर, क्योंकि बच्चों को रिलेशंस चाहिए। जैसे हम सब बचपन से एक वाक्य सुनते आए थे, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। बार बार ये बातें बोली जाती थी क्लासेस में, ठीक है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि इंसान जो है सामाजिक परिस्थितियों में रहने के लिए बना है। उसे रिश्ते चाहिए, उसे लोग चाहिए जो उसके साथ वक्त बिताएं, जो उसके साथ खेलें, जो उसके सुख में दुख में साथ निभाएं। आज बच्चे पल रहे हैं स्क्रीन को देखते हुए, जिससे वो प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, जी सर, जिससे वो गुस्सा करना सीख रहे हैं, जिससे वो एक्सट्रीम इमोशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करना है ये सीख रहे हैं। उनके आसपास लोग नहीं है बात करने को, जी सर, उनके दुख में, उनको प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए लोग नहीं है। तो जब बच्चे इस तरह की परिस्थितियों में डेवलप हो रहे हैं तो वो अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझना, व्यक्त करना और अपने जीवन को संतुलन से जीने में कैसे जीना है उसमें मुश्किलें आ रही हैं, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। अब आप ये सोचें कि कोई बच्चा जो पिछले 3 साल से दिन में 3 घंटे रोज एक ही गेम खेलता है जिसमें लोगों को मारना है, केवल शूट कर रहा है लोगों को, तो क्या उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। क्या उसके एग्रेशन और वायलेंस की एक्सेप्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, ठीक है। क्या कोई बच्चा जिसको कि 11 साल से 12 साल की उम्र से एक्सपोजर होने लग गया सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल का, जो कि इतना मैच्योर नहीं है कि उस अनुभव को आत्मसात कर पाए और उस अनुभव की परिस्थिति को सही ढंग से समझ पाए, तो जब बच्चों को इस तरह के इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर होने लग जाते हैं तो बच्चों के वो डेवलपमेंट पर एक बहुत ही गहरा बुरा असर छोड़ते हैं, जिसको कि हम अभी शायद पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे। इसलिए पूरी दुनिया में एक मेंटल हेल्थ की एपिडेमिक आ रही है। ये केवल स्क्रीन की मसला नहीं है, ये मसला है कि हमारे माँ बाप दोनों इतने बिजी हैं अपनी ज़िंदगी जीने में, पैसे कमाने में, अपना नाम कमाने में, कंपनी में आगे बढ़ने में, कि वो चाहते हुए भी बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता रहे। बच्चा वक्त बिता रहा है या तो स्क्रीन के साथ या फिर ऐसे केयर टेकर के साथ जिसको कि आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की बिल्कुल नहीं पड़ी है, बिल्कुल या तो उसको समझ नहीं है, सही है सर, सही, या फिर उसको पड़ी नहीं है, वो अपना जॉब कर रही, ठीक है। वो आपके बच्चे को नहलाएगी, खिलाएगी, साफ सुथरा रखेगी, लेकिन क्या वो ऐसा इमोशनल इंटेलेक्चुअल इनपुट दे सकती है जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है? नहीं दे सकते सर। जो हमारे स्कूलों की परिस्थितियां हैं उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। एक क्लास में 40-40, 50-50 बच्चे हैं। जी सर। टीचर्स का इंडिविजुअल बच्चों से इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सारे बच्चे क्लास के लगभग इसी तरह की सामाजिक परिस्थितियों में पल रहे हैं, वो स्क्रीन देख रहे हैं और घर में अटेंडेंट्स के साथ टाइम बिता रहे हैं। तो एक सोशल साइकी में एक ब्रॉड ग्रॉस चेंज आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी परिस्थिति में हर बच्चा बीमार हो जाएगा। देखिए, वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। हम कितना भी नमक खाएं, जिसको वल्नरेबिलिटी उसी को हाइपरटेंशन डेवलप होगा। सर। हर मिठाई खाने वाले को डायबिटीज नहीं हो जा रहा, बिल्कुल। जिसको वल्नरेबिलिटी है उसको डायबिटीज होगा। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य में अलग अलग बच्चे की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो जो वल्नरेबल हैं बच्चे, उनमें फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। बचपन में प्रॉब्लम आ रही तो एडोलेसेंट में आ रही है, एडोलेसेंट में नहीं आ रही तो एडल्ट लाइफ में आ रही है, एडल्ट लाइफ में नहीं आ रही तो फिर वो अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, तो फिर वो डाइवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जी सर, जी सर। जो कि आप हम लोग देख रहे हैं कि आज जो है, पहले हम अमेरिका का मजाक उड़ाते थे कि लोग इतनी बार शादियां करते हैं, इतने डाइवोर्स होते हैं, हम पीछे नहीं रह गए उससे।
सही है, सही है। अगर डाइवोर्स नहीं भी हो रहे तो एक घर में कितने पति पत्नी हैं जो ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि हम एक बहुत अच्छा रिश्ता निभा पा रहे हैं। इन चीज़ों की परिस्थितियों में कितना बदलाव आया इन कंपैरिजन टू ओनली वन जनरेशन बैक। अगर हम अपने माता पिता की जनरेशन में जाएं तो शायद कोई बिरला जो है हमको रिलेशनशिप देखने में मिलता हो जिसमें कि सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट हो। सही है। लेकिन आज शायद ये परिस्थिति पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। घर आज की कहानी हम सर, ये सही है। वो हम अपना वो दोस्त सोचने में शायद हमें वक्त लगे जिसके बारे में हम कहें कि ये इन दोनों पति पत्नी की 100% अच्छी ट्यूनिंग चल रही है। तो ये जो सामाजिक बदलाव हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। हम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और सारी सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन जो मेंटल पीस है, जो मेंटल हमको अटैचमेंट चाहिए होता है दूसरे लोगों से, हमें जो इंटेलेक्चुअल फीडबैक चाहिए होता है अपने आसपास के लोगों से, उन चीज़ों में एक गंभीर कमी आ रही है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। कॉलेज और स्टूडेंट्स में जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें लोनलीनेस जैसी फीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है सर। इसका सर विशेष कारण क्या बोलेंगे सर आप? तो ये देखिए आयरनी है हमारे वर्ड की कि इस समय हम इतनी जनसंख्या है दुनिया की जितनी आज तक कभी नहीं रही। पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, केवल हमारे देश की नहीं बाकी पूरी दुनिया की। हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, साफ़ पानी नहीं पीने को मिल रहा, हवा में प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन हर जगह है। क्यों? क्योंकि इंसान इतने ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठ के आज लोनलीनेस की बात कर रहे हैं। अब ये लोनलीनेस का मसला सोशल अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, ये लोनलीनेस का मसला हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मसला है। हम जिस तरह की सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं उन सोसाइटीज़ में हम इंटेलेक्चुअली मतलब कि एकेडमिकली कैपेबल लोगों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एकेडमिक पोटेंशियल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, किसी भी कंपनी को चलाने में, किसी भी बिजनेस को चलाने में बहुत यूज़फुल है। लेकिन क्या हम उन बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं? क्या हम अपने बच्चे में ये कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाके किसी अनजान व्यक्ति के साथ कंफर्टेबली बात कर पाए? क्या हम ये प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को कि हम ये सब देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इमोशनल मतलब कैपेबिलिटी है, तुम चीज़ें खरीद सकते हो, तुम सब चीज़ें रख सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम वो शेयर करो दूसरे लोगों से? राइट। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हम दोनों को खूब सारे खिलौने खरीद के दे देते हैं, खूब सारी किताबें खरीद के दे देते हैं, जितनी उनकी ज़रूरतें नहीं उससे ज़्यादा उनके पास कपड़े होते हैं जी सर। लेकिन कभी क्या उन्होंने शेयर करने की एबिलिटी डेवलप करी? क्या वो दूसरों का नज़रिया देखने में कैपेबल है? क्या अगर उनके कलीग को, उनके फ्रेंड को, उनके भाई बहन को चोट लगती है तो क्या इमोशनली वो उसके साथ अटैच फील कर पाते हैं? तो जब तक ये इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल कैपेबिलिटीज़ के डेवलपमेंट की बात भी नहीं होगी, केवल एकेडमिक डेवलपमेंट से कंट्री तो हमारा आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन तो आप अच्छी चला ले जाएंगे, पैसे तो बच्चा कमा लेगा, लेकिन वो रिश्तों को बहुत अच्छे ढंग से निभा पाए इस बारे में संदेह बना रहेगा। तो लोनलीनेस का मसला इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं दे रहे, सोशल इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं दे रहे। वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जिस लैंड से हैं, ईस्टर्न जो ट्रेडिशंस जो हैं, जो हमारे ओल्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत ध्यान दिया और वो हमेशा से, जैसे हमारी जो फिलॉसफी है जिसमें हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये पूरा दुनिया ही हमारा घर है, हमें बात करते हैं कि हर इंसान को या हर लिविंग बीइंग को हम अपना मान के चलते हैं, हम एक हैं सबसे आसपास। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ये हमें सिखाते हैं और ये हमको बताते हैं कि हमारी जो ईगो है या हमारी जो नीड्स हैं, हमारी विशेस हैं, केवल वही इम्पोर्टेंट नहीं है सर। हमारी नीड्स और विशेस हमको एक लेवल का प्लेजर तो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हमको जीवन में जो आंतरिक संतुष्टि और जीवन में जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन और अपनी क्षमताओं का जो वास्तविक विकास है उस बारे में ध्यान देने के लिए हमको पूरी तरीके से ये ट्रेन नहीं करते।
तो जीवन के इन पहलुओं का जिन सोसाइटीज़ में, जिन फैमिलीज़ में, जिन परिवारों में ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ बच्चे ज़्यादा सोशली कैपेबल हैं। वो अपने कजिन्स से, अपने बुआ, मामा, चाचा, इन सब लोगों से रिश्ते बनाए रख पाते हैं। जी सर। और जहाँ पर फोकस केवल इस बात का है कि एकेडमिक इंक्लिनेशन तो बहुत सारा है। बच्चा अगर किसी शादी में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। बच्चा खेलने नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। क्लास में बस नंबर आ जा रहे हैं, माँ बाप संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो वो बच्चा देखिए इकोनॉमिकली तो कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावनाएं हैं कि अगर उसे सही समय पर सही दिशा निर्देश या जीवन के सही रिश्ते नहीं मिले तो वो एकाकी ज़िंदगी जिए, वो अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छे ढंग से ना बना पाए, वो ऐसे दोस्त ना पैदा कर पाए जिनके साथ वो अपने मन की सुख दुख की बातें शेयर कर पाए। सही है सर। तो लोनलीनेस की एपिडेमिक इसी बात से जुड़ी हुई है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोग रील देख रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों में ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। तो सर उससे दिमाग में सर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंस के बारे में देखिए हमें समझने की ज़रूरत है कि वो डेवलपिंग ब्रेन है। हमारा और आपका ब्रेन मैच्योर हो चुका है। हम आसपास के जीवन के अनुभवों को ज़्यादा बेहतर ढंग से अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से आत्मसात कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग ब्रेन में ये एबिलिटीज़ पूरी तरीके से अभी नहीं आ पाई हैं। वो ब्रेन अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, तो पहले मैं तो रिसर्च डेटा बताऊंगा आपको कि रिसर्च डेटा ये कह रहा है कि उनमें मेंटल इलनेसेस की संभावना कई गुना बढ़ जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? जो बिल्कुल डेटा देखिए कलेक्ट करना एक चैलेंजिंग काम होता है। तो एक ईजीएस्ट तरीका डेटा का क्या और उसका कितना इम्पोर्टेंट आउटकम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक रिसर्च कहती है कि जिन भी बच्चों को 6 साल की कम उम्र से पहले इंडिपेंडेंट डिवाइस मिल गया, 6 साल से बच्चा आपने मोबाइल खरीद के दे दिया क्योंकि आप कैपेबल हैं, भाई आईफोन खरीद के दे सकते हैं, आप 4 आईफोन खरीद के दे सकते हैं, आप कैपेबल हैं। लेकिन अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट मोबाइल मिल गया 6 साल से पहले, तो बाकी किसी भी बच्चे की तुलना में मेंटल इलनेस होने की संभावना लगभग 6 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन का, उस तौर तरीकों का, उन चीज़ों को एक्सपोज हो रहा है जो उसको डेवलपमेंट बच्चे को नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ठीक है, आज के थोड़े समय पहले जो सामान्य बच्चे, हमने अपना बचपन कैसे जिया है कि भाई हम एक छोटे से सीमित दायरे में अपनी ज़िंदगी जीते थे। सर। हम अपनी एबिलिटीज़ को, अपने लुक्स को, अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ को उसी दायरे के लोगों से कंपेयर करते थे। सर। और ये कि अगर मैं छोटे कद का हूँ तो ये अपने जीवन में बढ़ते समय ये इनसिक्योरिटीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि मैं छोटे कद का हूँ, बाकी लोग बड़े हैं, मैं जैसा देखने सुनने में हूँ, ये इनसिक्योरिटीज़ एक्सपीरियंस करी। ठीक है, हर बच्चा, हर इंसान वो इनसिक्योरिटीज़ एक्सपीरियंस करता है क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। सर। ठीक है, लेकिन अब आज के बच्चे को कंपैरिजन किससे है? हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा अपने आप को हॉलीवुड की एक्ट्रेस या एक्टर से कंपेयर कर रहा है क्योंकि उसको एक्सपोजर है उन चीज़ों का। ठीक है, और वो पूरा दुनिया एक स्मॉल विलेज बन गई है। जो कि देखिए, हम हर चीज़ का केवल बुरा पहलू नहीं होता, ये जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हमने बहुत मेहनत से कमाई है तो इसमें बुरा नहीं है, लेकिन किस समय किस व्यक्ति को कितना एक्सपोजर होना चाहिए, ये एज ए एडल्ट, एज ए पर्सन, जिन लोगों के पास पॉलिसी बनाने की कैपेबिलिटीज़ है, उनको डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे जो है ये कैपेबल नहीं है उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो, क्योंकि देखिए रील क्या, अगर आप कभी रील का इंटरप्रिटेशन करके देखें तो वो क्या चीज़ एक्साइट कर रही है बच्चों को, या तो एग्रेशन या सेक्सुअलिटी। बिल्कुल से बिल्कुल। दीज आर द 2 कंटेंट, यही 2 कंटेंट हैं जो कि अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, या तो एग्रेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, या सेक्स। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा जो अभी इन इमोशंस को, इन जो ये बेसिक नेचुरल इम्पल्सेस हैं हर इंसान की, उसको एग्रेशन इंसाइट करता है, या सेक्सुअलिटी, या जिसको हम लव कह सकते हैं साधारण शब्दों में, कि प्यार बच्चों को, एडोलसेंट को, कि वो दिखाएंगे लड़के लड़कों का प्यार।
लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है इन इम्पल्सेस को अच्छे ढंग से अप्रिसिएट करने, इंटरनलाइज करने और अपने जीवन में किस तरीके से इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, तो वो इनअप्रोप्रिएट एक्सेसिव एक्सपोजर ज़्यादातर परिस्थितियों में नुकसान देता है। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ अगर किसी बंदे की बिगड़ी हुई है और वो बंदा डॉक्टर को, उसको पहले तो सबसे बड़ा जो सवाल आपसे यही है कि अगर वो बंदा तैयार ही ना हो डॉक्टर के पास जाने के लिए तो क्या करना चाहिए। और दूसरा जो भ्रांति फैली हुई है कि मेंटल जो इलनेस की जो दवाइयाँ हैं वो आदमी को एडिक्ट बना देती हैं सर, तो इन दोनों में सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज़। बिल्कुल। जो पहला सवाल आपने पूछा, देखिए वो दो परिस्थितियों से उपजता है कि व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब हमने देखिए जो अनफॉर्चुनेटली समाज में ये इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि लोग मानसिक बीमारियों को व्यक्ति की पर्सनल कमजोरी मान लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने और मैंने दोनों ने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है। क्यों लगाया हुआ चश्मा? क्योंकि जहाँ पर रोशनी पड़नी चाहिए हमारे लेंस से फोकस होके वो नहीं पड़ पा रही है, तो हमने एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करी है, ठीक है सर। अब ये डिवाइस पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, सब लोग सोचते हैं ठीक है, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा, चश्मा लगा लो, ठीक है। कुछ स्टिग्मा इससे भी रिलेटेड है। लोग कहते हैं छोटे बचपन में चश्मा न लगाओ, जल्दी लगा लोगे ज़्यादा चश्मे की पावर बढ़ जाएगी, जो कि उल्टा है, साइंटिफिक नॉलेज से उल्टा है। चश्मा जितने जल्दी लगा लो आप, अगर आपकी आँख कमजोर है तो पावर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। मैंने अपने बचपन में ये बात झेली कि मेरी आंखें कमज़ोर होने लगी 6 से, लेकिन माँ बाप ने कहा नहीं चश्मा नहीं लगाओ, चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हाई स्कूल तक पहुँचे तो चश्मे की पावर 4 पहुँच चुकी थी। ओह माय गॉड। तो डॉक्टर जो है जिसके पास गए वो काफ़ी नाराज़ भी हुए, उन्होंने माता पिता को भी बोला कि आपने ये गलती कर दी, बट इट इज़ ओके। यही अनुभव हम ब्रेन में साइकेट्री के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मानसिक बीमारी व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष के कारण नहीं है। जब तक आप व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे कि तुम्हें डिप्रेशन है इसका मतलब तुम कमजोर हो, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का दोष है। तुम जो है कोशिश नहीं करते मेहनत करने की, तुम आगे बढ़ने के लिए नहीं जो है चाहत रखते हो, तुम आलसी हो। तो जब व्यक्ति को लगता है तो वो अपनी इन बातों को छुपा के रखना चाहता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता। उसको लगता है किसी को पता चल गया मुझे डिप्रेशन है तो लोग क्या सोचेंगे कि ये जो है आलसी है, कामचोर है, इसकी पर्सनालिटी गड़बड़ है। डायबिटीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करते आप। सही है क्योंकि आपको लगता है ये फिजिकल इलनेस है, मेरा इंसुलिन नहीं बन पा रहा जितना दूसरे इंसान का बन रहा है, दैट इज़ द डिफेक्ट। ब्रेन में भी डिफेक्ट यही है, डिप्रेशन में भी वही प्रॉब्लम है केवल कि वो न्यूरोकेमिकल हार्मोन नहीं बन पा रहे। और जैसे हमने शुरुआत करी थी डिस्कशन की, चूंकि ब्रेन आर्गन ऐसा है जो आपके समाज से इंटरेक्ट करता है डे टू डे टाइम पे, तो वो इन्फ्लुएंस होगा आपके लाइफ की परिस्थितियों से, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति दोषी है। जब तक हम व्यक्ति को दोषी ठहराना बंद नहीं करेंगे उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, तब तक ये स्टिग्मा जाएगा नहीं। तो इस स्टिग्मा में बदलाव हो रहा है, समझ लोगों में आ रही है, धीरे धीरे जो है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। काफ़ी लोग इस बात को समझने भी लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। दूसरी तरह की जो परिस्थितियां हैं, देखिए ये हर देश उस दौर से गुजरा है, हमारा देश अभी भी गुजर रहा है कि हम हर तरह के कष्ट को, बीमारियों को, परेशानियों को सुपर नेचुरल पावर से जोड़कर देखते हैं कि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी हो गई तो उस पर भूत प्रेत का साया हो सकता है, उस पर दूसरे लोग की नज़र लगी हो सकती है, उस पर भगवान नाराज हो सकते हैं, उसने पुनर्जन्म में कोई पाप किया था पिछले जन्म में जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। तो जब एक्सप्लेनेटरी मॉडल अगर ये है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? इस एक्सप्लेनेटरी मॉडल की वजह से जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। आप मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, तावीज़ पहनेंगे, पूजा करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेटरी मॉडल हम समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए लोग ऐसी परिस्थितियों में अपना काफ़ी कीमती वक्त जाया करते हैं और बीमारी जब एक गंभीर परिस्थिति में पहुंच जाती है तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो इसलिए इलाज मुश्किल हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तीसरी परिस्थिति इसमें होती है कि कुछ जो खासकर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हमने आपने कहा था शुरुआत में बात करी थी, तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में एक स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है जिसमें इनसाइट पूरी तरीके से चली जाती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज
ये उसका दोष नहीं है, बीमारी का लक्षण है कि वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे जो खतरा लग रहा है लोगों से वो सही नहीं है, वो बीमारी है। जो मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं वो रियल वॉइसेस नहीं है, वो बीमारी की वजह से सुनाई पड़ रही है, उसकी बीमारी का सिम्टम है। लॉस ऑफ इंसाइट इज ए सिम्टम ऑफ दैट इलनेस। ठीक है, तो वो अपने लक्षण की वजह से बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाता और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया एक परिस्थिति होती है जब इंसान का मूड जरूरत से ज़्यादा खुश रहने लग जाता है, वो खूब पैसे खर्च कर रहा होता है, लोगों को फ़ोन कर रहा होता है, झगड़ा कर रहा होता है, वो सोचता है कि बस मैं ही इस समय समझदार हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। तो ये जब ये सिचुएशन काफ़ी समय तक परसिस्ट करती है, इसको मेनिया कहते हैं। तो उसको इंसाइट नहीं है, ये बीमारी का नेचर है। तो ये मानसिक बीमारियां चूंकि हमारे व्यवहार, हमारी सोच को ही प्रभावित करती हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें इंसाइट चली जाए। तो उसके लिए हमको ऐसा मेडिकल सिस्टम और लीगल फ्रेमवर्क जो है हमारे पास, उसके आधार पर काम करना पड़ता है। फिर आपने एक अगला सवाल पूछा कि मानसिक बीमारियों की दवाइयों की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो मान्यता है ये केवल मानसिक बीमारियों की बीमारी के साथ में नहीं है, मानसिक बीमारियों के साथ थोड़े ज़्यादा है, लेकिन बाकी बीमारियों के साथ भी है। हम लोग हर रोज़ ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो दवाई इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि उनको लगता है हम एक बार दवाई शुरू करेंगे तो दवाई बंद नहीं हो पाएगी। भाई आप दवाई शुरू नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपका हार्ट वीक हो रहा है, आपका लिवर जो है गड़बड़ा रहा है, आपकी किडनी फेल होने का खतरा बढ़ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दवाई इसलिए शुरू नहीं करेंगे क्योंकि दवाई बंद नहीं हो पाएगी। दवाई बंद इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि डिफेक्ट ऐसा है जिसको दवाई की ज़रूरत है। क्या हम चश्मा लगाने से पहले सोचते हैं कि चश्मा हम लगा लेंगे तो चश्मा हटा नहीं पाएंगे? अब नहीं सोचते, पहले ये भी सोचते थे लोग। ठीक है, तो कई सारी मानसिक बीमारियों में डिफेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें उन्हें लंबे समय तक दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। ठीक है, हम हर मरीज को ये बोलते हैं और ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि जिस बीमारी की परिस्थिति जैसी है उसके आधार पर इलाज होगा। इलाज मेरी मर्जी पर नहीं होगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं कहूँ नहीं मैं तुम्हारा इलाज 6 महीने करूँगा, ये मेरी मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। सही या आप कह रहे हैं कि नहीं मैं डॉक्टर साहब दवाई केवल 2 महीने खाऊंगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड तो प्रॉब्लम करेगी ना कि उसकी नीड कैसी है। तो बहुत सारी मानसिक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसमें इलाज को लंबे समय तक चलाने की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत साइंटिफिकली लंबे समय तक हो। क्योंकि ब्रेन देखिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो रीजनेबल लेवल का बायोलॉजिकल डिस्फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। अगर वो बायोलॉजिकल डिस्फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उसको आपने सही तरीके से सही डॉक्टर के पास पहुंच के इलाज करवाया है और अगर 1-2 गोली खाने से आपका जीवन बेहतर चल रहा है तो ये रजिस्ट करना ज़्यादा समझदारी कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा या उन गोली खा के जीवन ज़्यादा बेहतर ढंग से जीना ज़्यादा समझदारी है। सही है सही। इस रेजिस्टेंस की वजह से लोग बहुत गलतियां करते हैं, इलाज शुरू कराने में देर करते हैं, इलाज को बिना राय के बार बार बंद करते रहते हैं, नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस फॉलो करने लग जाते हैं, नॉन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता नहीं है। बिल्कुल सर। वो फिर पहुंचते हैं सही जगह तब जब उनकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, फिर इलाज करना और चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक विशियस साइकिल बन गई है समाज में जिससे काफ़ी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप जैसे लोग जो है समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और इस इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ भी लोगों का भला होगा तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट की रियल वैल्यू आएगी सामने निकल के। इसीलिए हम ये कर रहे हैं सर। एक्चुअली रीज़न ही यही है कि लोगों तक जो ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं या ऐसी डिस्कशंस लोगों तक नहीं पहुंचते हैं जी। क्योंकि आजकल रील के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो ये फलानी चाय पी लो, फलाना वो कर लो, उसके पीछे के रूट कॉज हो ही नहीं रहे हैं सर। बिल्कुल। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग और ये डिस्कस करने के लिए। ये बहुत सारे सवाल हैं आपसे अभी सर। टेलीफोन के माध्यम से क्योंकि ऑनलाइन आ चुका है मीडियम, मतलब पूरा ऑनलाइन मीडियम ही चल रहा है आजकल, तो टेलीफोन के माध्यम से भी जो दूर दराज के लोगों में गांव में दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या सर जो साइकेट्री का जो इलाज है वो टेलीफोन के माध्यम से भी संभव हो पाया है या मतलब मिलना कंपलसरी हो जाता है बंदे को क्लिनिक में आके? जी देखिए ये सवाल का जवाब, शॉर्टेस्ट जवाब ये है कि ये डिसीजन केस टू केस बेसिस पर होता है। ओके सर। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको कि ऑनलाइन में भी ठीक ढंग से एवेलुएट किया जा सकता है, उनका इलाज डिसाइड किया जा सकता है और उनको इलाज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स बनाए हैं
जिससे कि ये चीज़ों को अब लीगल ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि एक्सेस, ट्रीटमेंट की एक्सेस जो है लोगों तक पहुँचे तो बहुत सारे लोगों को जिनको ट्रीटमेंट की नीड है उनकी नीड फुलफ़िल हो सकती है। रिसर्च डेटा ये कहता है कि हमारे कंट्री में मेंटल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट गैप 70 to 90% है। इसका मतलब ये है कि 70% से लेकर 90% तक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये इट इज़ अ बिग ट्रीटमेंट गैप। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए जो ज़रूरी है वो किया जा सकता है, और ऑनलाइन मीडियम भी एक उसमें हिस्सा है जो अपनी भूमिका निभा सकता है कि वो दूर दराज में लोग जो डॉक्टर के पास नहीं आ पा रहे या उनके पास एक्सेस नहीं है वो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और मैंने अपने व्यक्तिगत मतलब जीवन में अनुभव किया है कि ऐसे लोगों के लिए जो कि डॉक्टर से मतलब शुरुआत में मान लिया इलाज की शुरुआत करी, फिर अब उनको दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा है अपने काम के सिलसिले में और अपना डॉक्टर नहीं बदलना चाहते। तो ऐसी परिस्थितियों में एक यूज़फुल टेक्निक हो सकती है क्योंकि डॉक्टर उनको ऑलरेडी जान चुका है, समझ चुका है, उनकी परिस्थितियों के बारे में उनको पूरी अवेयरनेस है। तो फॉलो अप केयर में तो डेफिनेटिवली एक बहुत ही यूज़फुल मीडियम है। ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए भी कुछ कुछ परिस्थितियों में ये पूरी तरह से हेल्पफुल हो सकता है। और बाकी तो ये है कि डॉक्टर आपकी परिस्थिति को देखेगा, अगर उसे लगेगा कि नहीं ये केस जो है केवल ऑनलाइन मीडियम से डील करना ठीक नहीं है, इसको सामने मुझे देखना चाहिए, इसमें इवैल्यूएशन के लिए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की नीड है, तो मुझे लगता है डॉक्टर उस व्यक्ति को सजेस्ट करेगा और बुला के जो ज़रूरी जांचें हैं उनको करवाया जा सकता है। ओके सर, कोविड के बाद आपने लोगों की जो दिमागी हालत है उसमें कुछ परिवर्तन देखा है सर? जी देखिए, कोविड को एक मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट के नज़रिए से ये इस तरीके से देखता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा नेचुरल एक्सपेरिमेंट था लोगों की साइकोलॉजी पर भी, कि अचानक दुनिया रीसेट जैसी हो गई। जी सर, जी सर। लोग जो ज़िंदगी जी रहे थे अचानक उस ज़िंदगी में ब्रेक लग गया और उन्हें अपनी ज़िंदगी को मजबूर होना पड़ा एक दूसरे तरीके से जीने के लिए। ठीक है, ये चॉइस नहीं थी, ये फोर्स्ड चॉइस थी। उस वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आए। कुछ लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोग पूरी तरीके से जो है कई सारी कैजुअलिटीज हो गई, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गए। अपने परिवारजनों की और नज़दीकी लोगों की मृत्यु की खबरों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जब भी इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो वो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से फ़र्क डालता है। जिन लोगों ने जॉब खोए या अपने परिवारजनों को खोया तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से उसका असर पड़ा। जिन लोगों के बिजनेस में फ़र्क पड़ गया, नेचर ऑफ वर्क इमीडिएटली चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो पहले ऑनलाइन सोचते नहीं थे वो चीज़ें सडनली ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए बहुत सारे लोग नए जॉब क्रिएट हो गए, लेकिन बहुत सारे जॉब ख़त्म भी हो गए। और एक और परिस्थिति पैदा हुई। देखिए, काम करना और बिजी रहना ज़्यादातर इंसानों के लिए यूज़फुल होता है। अगर जिस तरह के आजकल सोशल नेचर है इंसानों का, उसमें आप खाली बिठा दें 100 लोगों को तो उसमें 80 लोग जो है अपना मेंटल बैलेंस खो देंगे सर। ट्रू सर, ट्रू। क्योंकि उनकी सैनिटी उनके काम से आती है, उनकी सेल्फ वर्थ और वैल्यू उनके काम से डिसाइड होती है। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना बहुत सारे लोगों ने किया, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर आया और बहुत सारी मानसिक परिस्थितियां, बीमारियां बढ़ गईं। तो निश्चित रूप से कोविड ने मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। बच्चों की पढ़ाई बहुत सारी ऑनलाइन होने लग गई, बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर बहुत सारा मिल गया। अभी तक हमारे पास पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मजबूरी में हमें अपने बच्चे को मोबाइल देना पड़ गया कोविड के बाद, और अब वो बच्चा मेरा मोबाइल छोड़ नहीं रहा, वो मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गया और उसकी वजह से जो दुष्प्रभाव भी हम बात कर रहे थे उस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और उन चीज़ों को भी देखने, समझने और ज़रूरी लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। सर, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि कोविड के बाद से ना ये ऑलमोस्ट हर स्कूल का हो गया है कि
होमवर्क उसी पे भेजना है, बिल्कुल। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे भेजने हैं, बिल्कुल। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है और बच्चों के हाथ मोबाइल लग जाता है और फिर बच्चे यूट्यूब देखना शुरू या बिल्कुल। रील्स देखना स्टार्ट कर देते बिल्कुल। हैं। तो ये पेरेंट्स की एक मतलब देखिए चक्कर ये है उसमें कि स्कूलों ने और टीचरों ने ये पाया कि ये जो कम्युनिकेशन का मीडियम है बहुत इजी है, फास्ट है और रिलायबल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी यूटिलिटी है। बिल्कुल सर। लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये एक डेली टसल इस तरह की बढ़ गई, क्योंकि अब आप पेरेंट्स की मजबूरी हो गई कि बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर देना है। एक मोबाइल चाहिए जिससे कि वो अपने होमवर्क को देख सकें, होमवर्क को कर सकें। लेकिन एज ए एडल्ट आप और हम ये बताइए कि हम लोग हमेशा अपनी इम्पल्सेस को कितनी बार रजिस्ट कर पाते हैं? हम गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल सर। हम वो चीज़ें कर बैठते हैं जो हमें पता है कि हमारा वो करने से हमारे स्वास्थ्य पर पूरा असर आ सकता है। हमें लगता है कि हमें आधा लड्डू खाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे सामने रखा हो डिब्बा तो हम 2 लड्डू खा जाते हैं। जब हम पूरी तरीके से मैच्योर और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो हमेशा अपनी इम्पल्सेस को काबू नहीं रख पाते, तो एक 14 साल 11 साल के बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब उसके हाथ में मोबाइल आएगा तो वो यूट्यूब का वीडियो नहीं देखेगा या ऑनलाइन गेम नहीं खेलेगा। तो इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम इस तरह का डेवलप करना चाहिए कि ये रोज़ की लड़ाई बंद हो पाए। वो मोबाइल जो है या स्क्रीन डिवाइस अगर बच्चे को देना भी पड़े तो कभी ये कह के मत दीजिए कि ये तुम्हारी डिवाइस है। आप बोलिए ये फैमिली डिवाइस है या होमवर्क की डिवाइस है। इस डिवाइस का एक्सेस का टाइम ये है कि शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में डिवाइस एक्सेस करी जा सकती है। ये तुम्हारी डिवाइस नहीं है। क्योंकि जैसे आप ये कह के देते हैं उसको ये तुम्हारी डिवाइस है, तो उसको लगता है जैसे मेरे खिलौने हैं, जैसे मेरे जूते हैं, जैसे मेरे कपड़े हैं, वैसे मेरी डिवाइस है, तो डिवाइस पर मेरा अधिकार है। अब आप अधिकार छीनेंगे बच्चे का तो आपसे लड़ाई लड़ेगा। तो इसलिए माहौल की शुरुआत हमें ऐसे रखनी है कि ये नौबत ना आने पाए। ट्रू सर, ट्रू सर। कोई ऐसा पेशेंट, ऐसा कोई केस जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो सर? मैंने एक बात कही थी कि जब से मैं साइकेट्री में आया मुझे कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि मैं साइकेट्री में क्यों आ गया। मेरी इतनी अच्छी ब्रांच रैंक थी, मैं कोई भी ब्रांच उठा सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन हर रोज़ जब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। मानवीय सोच के बारे में, रिश्तों के बारे में, सोचने के तरीक़ों के बारे में, परिपक्वता कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने जो है कंटेनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोग किन बातों की वजह से दुखी रहते हैं, उस दुख को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये जो अनुभव हैं ये रोज़ मुझे कोई ना कोई नई ऊर्जा और कोई ना कोई नया ज्ञान देते हैं। जी सर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों से सामना हुआ जिनसे कि हेल्प मिलती है, जिनसे सीखने को मिलता है। कई ऐसे क्लाइंट्स रहे जिन्होंने मतलब जो लंबे समय तक इन्वॉल्व रहे। खासकर देखिए डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट का गहरा रिश्ता किन मरीजों से होता है? जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। बिल्कुल सर। जिसकी बीमारी चैलेंजिंग है, जो किसी और डॉक्टर से सही नहीं हो पा रहा है। मेरे पास अक्सर जो दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उत्तर प्रदेश के, जब उनसे मरीज सही नहीं होता तो वो भी मेरे पास मरीज भेज देते हैं, जाओ अब तुम उनको दिखाओ, वही तुमको सही कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट और चैलेंजिंग पेशेंट्स मतलब इन जनरल काफ़ी रहते हैं मेरे पास। तो अब बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं एक मतलब अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि कई बार लोग जानना चाहते हैं कि बीमारी के स्तर कैसे होते हैं। तो देखिए ओसीडी जैसे एक बीमारी है, बहुत सारे तरह के चैलेंजिंग और बॉदरसम थॉट लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो एक ऐसे क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई जो इस तरीके के विचारों से परेशान था कि उसे डाउट हो जाता था कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अब वो उसके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लो अपनी बहन के घर गया जो उसके घर से 70-80 किलोमीटर दूर है घर, वहाँ जाके उसने कुछ बात बोली और घर वापस आते ही उसे डाउट होगा कि मैंने सही कहा कि मैंने कुछ गलत कह दिया। अब वो डाउट क्लियरेंस के लिए दोबारा उसको अपने बहन के घर जाना पड़ता था इमीडिएटली और पूछना पड़ता था कि मैंने तुमसे कल के ये कहा था, इसमें मैंने कुछ बोलते समय गाली तो नहीं दे दी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी। जब वो सड़क पर चल रहा है उसने कोई नंबर पढ़ा
और आगे बढ़ गया, अब उसके मन में डाउट आ गया कि मैंने नंबर सही पढ़ा, गलत तो नहीं पढ़ लिया, उसका कोई फर्क नहीं है उससे, उस नंबर से उसके कोई मतलब नहीं है, नंबर सही हो ना हो उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके मन में डाउट आ गया तो उसको वापस जाना पड़ता था फिर वो नंबर पढ़ने के लिए। गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल सुनसान खाली सड़क पर उसे डाउट आता था कि कहीं मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ता तो नहीं दब गया, कहीं मैंने किसी बच्चे को तो नहीं दबा दिया। तो ऑफिस जाते समय 20 किलोमीटर वापस जाके उस मोड़ पर जाके उसको चेक करना पड़ता था कि कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है, तो लोग अपनी इस तरह के बहुत सारे थिंकिंग लेवल के डिसफंक्शंस होते हैं जो उनके जीवन में कितना गंभीर कष्ट पैदा करते हैं। जी। आप इस बात के साथ केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितनी अपने जीवन में तकलीफ में जी रहा होगा। बिल्कुल सर। कि वो अपने विचारों से इतना ज़्यादा त्रस्त है। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियों का सामना होता है जिसमें कई बार अच्छा लगता है, कई बार मरीजों के साथ का जो कष्ट है उसको देखकर चैलेंजेस का एहसास भी होता है। मानसिक बीमारियों ने उनके जीवन को कितनी तरीके से प्रभावित किया, इन सब चीज़ों के बारे में भी मतलब देखकर तरह तरह के अनुभव होते हैं। जी सर। लेकिन इन जनरल डॉक्टर होने के नाते ये ज़रूर खुशी होती है कि आप कई बार थोड़ा सक्सेसफुल होते हैं, कई बार बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कई बार बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी पेशेंट की हेल्प करने में, लेकिन फिर भी कोशिश करने में एक सुकून और शांति होती है कि आपने प्रयास किया और जी सर। आपकी डेली लाइफ स्टाइल ऐसी है कि अगर आप केवल अपना काम अच्छे ढंग से करें तो आपको और कोई समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अगर बस केवल आप जो काम कर रहे हैं वो काम ईमानदारी से अच्छे ढंग से करें तो यही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। सर आपने इंटरनेशनल स्टडीज़ और रिसर्च को मोस्टली इंग्लिश मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किया है और जो हमारी आम भाषा है उसमें लेकर आए लोगों के लिए, तो क्या ये मतलब साइकेट्री एज ए डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की बात थी या लोगों तक अपनी भाषा में चीज़ें पहुंचाने से कुछ और लाभ हुआ? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे संस्थानों से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मौका मिला। जी सर। बहुत सारी तरह की किताबें लिखी मैंने, बहुत सारे तरह के मतलब 170 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन किए। नाइस। और पिछले 2 साल पहले मुझे वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने अपनी व्याख्यानों की जो श्रृंखला चला रहे थे उसमें एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया। सेक्सुअल हेल्थ मेरी एक कोर एक्सपर्टीज़ है, उससे संबंधित व्याख्यान की श्रृंखला में। तो इन चीज़ों के अनुभवों के साथ में ये देखिए हमेशा होता है कि जो कोर रिसर्च है वो जब तक आप अगर एंड यूज़र तक ना पहुंचा पाएँ तो एंड यूज़र के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती सर। आपने जो जर्नल आर्टिकल रिसर्च पेपर अपना किसी जर्नल में लिखा वो केवल कुछ गिने चुने लोग पढ़ रहे हैं, उसकी उपयोगिता केवल उस फील्ड के कुछ स्पेसिफिक लोगों तक है। तो रिसर्च किसी सामान्य जन के लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब उसे सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दावली के साथ लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपके रिसर्च पेपर की कोई वैल्यू नहीं जब तक कि सोसाइटी में उस नॉलेज का कोई यूटिलाइजेशन ना हो पाए। तो हम लोग ट्रांसलेशनल वर्क इसी को बोलते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप रिसर्च पेपर्स में लिख रहे हैं, जो आप बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके बोल रहे हैं, उसको अगर सही शब्दों में, साधारण शब्दों में और इस तरीके की भाषा में लोगों तक पहुंचाए जो वो समझ पाए, जो भाषा ओवर्टली टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड ना हो और उस कंसेप्ट को लोग आत्मसात कर पाएँ और यूटिलाइज कर पाएँ अपने जीवन में, तो इस रिसर्च की वैल्यू है। सर आपको पर्सनली कभी ऐसा लगा है कि आपको ही किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? मतलब अब जब ये स्टार्ट किया होगा आपने अपना करियर तो लोग आपके पास आए होंगे, आपको कभी लगा होगा यार एकदम से मेरे लिए नया हो गया, उथल पुथल सी आ गई, कभी लगा सर आपको ऐसा कभी? देखिए मुझे मतलब ऑनेस्टली पूछेंगे आप तो कभी ऐसी ज़रूरत तो मन में नहीं आई कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए, लेकिन मैंने ये पाया कि जो चीज़ें मैं मरीजों के साथ, अपने मरीजों के साथ कर रहा था वो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक थी। ओके। कि जो चीज़ें अगर मैं किसी व्यक्ति की काउंसलिंग कर रहा हूँ कि मैरिटल रिलेशनशिप कैसे सुधारे, तो वो उसने मेरी मैरिज को सही करने में बहुत मदद करी। परफेक्ट। मैं मतलब फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पाल पा रहा हूँ।
उसमें मेरे साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज ने मुझे इमेंस हेल्प करी। इसीलिए मैं अपनी ब्रांच को बहुत चेरिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी इसलिए जी पा रहा हूँ कि इसलिए नहीं जी पा रहा हूँ कि मेरे पैसे हैं मेरे पास, मैं जो चाहता हूँ खरीद पा रहा हूँ, वो शायद कुछ भी काम कर रहा होता कर लेता। लेकिन जो एक आत्मसंतुष्टि आती है कि अपने रिश्तों को अच्छा रख पा रहा हूँ, अपने कलीग से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहा हूँ, जिन नए लोगों से मिलता हूँ उसमें एक इनहेरेंट क्यूरोसिटी होती है उस व्यक्ति को समझने की, उसके चैलेंजेस को, वो किन अनुभवों के साथ है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, उसकी जो है वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है। तो ये नज़रिया मुझे साइकेट्री ने दिया। और व्यक्तिगत जीवन में मतलब मैंने जो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में काफ़ी वक्त बिताया। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का योगा सीखा। मैंने जो है मेडिटेशन के लिए कुछ रिट्रीट्स ज्वाइन किए और उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया। तो पिछले 6-7-60 सालों से मैं रेगुलर इन चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ कर रखता हूँ। और मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य, जब हम लोग बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस बहुत ही हेल्पफुल हैं। उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनका कंसेप्ट है, जो उनके प्रैक्टिसेस के तरीके हैं, वो किसी भी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को अपग्रेड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। मेंटल इलनेस में उनकी कितनी यूटिलिटी है मैं इसके बारे में बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि जब लोग एक बीमारी के स्तर पे पहुंच जाते हैं तब एक सीमित हेल्प ही एडिशनल या ऑल्टरनेटिव मेजर से मिल पाती है। उनको साइंटिफिक स्ट्रेटजीज और मेडिकेशंस चाहिए होती है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, एक सामान्य व्यक्ति को अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और हम सब ये समझते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो मोटिवेशन है और उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपको नॉलेज, जो आपको स्किल सेट चाहिए, वो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भरपूर है। तो अगर उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे मेरा इन्वॉल्वमेंट है, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया, और वो मेरे जीवन की वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट है कि मैं इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को इतनी गहराई से देख पाया और उसके साथ मैं मतलब टाइम बिताता हूँ। तो वो मेरे लिए थेरेपी है। लेकिन जो आपका आइडिया है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह के सेटअप्स हैं कि वहाँ पर डॉक्टर को इनकरेज किया जाता है कि वो ज़रूर थेरेपी कराएं अपनी भी, और कुछ इस तरह के मतलब हेल्प सीख करें अगर उनको चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग। तो इस तरीके के प्रयास मतलब इंडिया में भी करने चाहिए कि जो लोग इंक्लाइंड नहीं हैं कि वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को यूज़ करें, या फिर एवरीबडी कैन नॉट डू योगा एंड मेडिटेशन। सबकी पर्सनालिटी के इंक्लिनेशंस भी डिफरेंट होते हैं। तो उनके लिए भी ऐसे एवेन्यूज ज़रूर डेवलप किया जाने चाहिए जिससे कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प बिना झिझक ले सके दूसरों से। यस सर। सर फाइनली आपसे एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि जो लोग इस समय मानसिक रूप से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मेरा मैसेज ये है कि देखिए, मानसिक बीमारियां भी अन्य बीमारियों की तरह हैं। वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की गड़बड़ियों से पैदा होती हैं। सामाजिक और साइकोलॉजिकल परिस्थितियां उन पर अपनी छाप जरूर छोड़ती हैं, क्योंकि ब्रेन आर्गन है इस तरह का। किसी को बीमारी अगर है तो उसको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये शर्म का विषय नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा है। इसमें जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है उसको जल्दी से जल्दी ले, और अपने डॉक्टर की पूरी सलाह माने। उसको अपने हिसाब से इलाज को बदलने, घटाने, बढ़ाने की कोशिश ना करें। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और फॉर्चुनेटली पिछले कुछ दशकों में मेंटल हेल्थ के फील्ड में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए हैं, जिससे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों की बहुत अच्छे ढंग से मदद कर पा रहे हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, और समय पर समुचित इलाज लेना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सर थैंक यू सो मच सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए सर, टाइम निकाल के।
और बिल्कुल, उम्मीद है धन्यवाद। सर आपको ये सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल। और जो भी हमारे दर्शक भी हैं उनके जो भी सवाल होंगे हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट से पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब तक हम उन सबको पहुंचा देंगे। और आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर व्यूअर से मैं बोलना चाहूँगा कि सर के लिए सवाल हैं वो कमेंट्स में भेज दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।